हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल बिलियन एजुकेशन में। माय नेम इज़ यश और आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। अभी तक आप सबने ये तो पता कर लिया होगा कि मेटल क्या होते हैं और पता क्या, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है बहुत कुछ मेटल के बारे में। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे मेटल का रिएक्शन होता है नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड आप सब जानते हो, इसका फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है, HNO3। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो ये है कि जो कोई भी एसिड होता है उसकी दो स्टेट होती है। दो स्टेट मतलब कैसे, या तो आप एसिड को प्योर ले लो या फिर एसिड को पानी में मिला के लो। अगर प्योर एसिड लेते हो और बहुत कम पानी होता है उसमें या फिर पानी ही नहीं होता तो उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। और अगर आपने उसमें पानी डाल दिया तो वो हो जाएगा डाइल्यूट। अब जरा देखिए, पानी के बेसिस पे एसिड को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। अब ज़्यादा पानी तो डाइल्यूट, अगर कम पानी तो भी उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड ही कहते हैं। अब आप ये सोचते रहोगे सर आपने ये क्यों बताया, तो प्यारे बच्चों अब जो रिएक्शन है वो इसी का खेल है, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का। तो देखिए, नाइट्रेट सॉल्ट्स ऑफ मेटल आर फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ मेटल, नाइट्रेट सॉल्ट क्या होता है, NO3-, इसे ही हम कहते हैं नाइट्रेट सॉल्ट। ठीक है, और ये किससे बनता है, जब मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है। अब इसमें देखिए ये नाइट्रिक लिखा है ना, HNO3, इसी को हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ठीक है, वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, देखिए N2O, NO, NO2। ठीक है, आप देख रहे हो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। पहले वाले एसिड, पहला वाला जो ऑक्साइड है ये है साथियों N2O। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं N2O, जिसका नाम है नाइट्रस एसिड। क्या नाम है, नाइट्रस एसिड, और इसे हम कहते हैं लाफिंग गैस। यही वो गैस है जिसे सूंघने के बाद लोग हंसने लगते हैं। समझ में आया आपको? आगे देखिए। ओके, फिर दूसरा है NO, जिसे हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। NO को कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, और NO2 को हम कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। मतलब क्या, ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ते जा रहा है। जैसे आप देखो इसमें, तो इसमें ऑक्सीजन कितना है, 30.33%। इसमें कितना है ऑक्सीजन, 50%। और इसमें कितना है ऑक्सीजन, बता दो। इसमें ऑक्सीजन अब कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी बताइए। ऑक्सीजन इसमें कितना हो जाएगा, हाँ, NO2 में। देखिए सर, पहले वाले का परसेंटेज में थोड़ा सा लोचा है। देखिए 1/3 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 33.33। अब इसमें क्या आ जाएगा, 2/3 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 ज़ा 80, फिर 66.67%। तो वही मैंने बोला, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ जाएगा। और ऑल्सो फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे ये सब कुछ बनता है। जैसे अगर आपने कॉपर सॉलिड स्टेट में लिया और आपने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मतलब नो डाउट एसिड को बनाने के लिए हम थोड़ा सा पानी भी यूज़ करते हैं और एसिड भी यूज़ करते हैं। तो अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा है, मतलब HNO3 अगर ज़्यादा है तो आपको मिल जाएगी NO2 गैस, और अगर HNO3 कम है और पानी ज़्यादा है तब आपको मिल जाएगा NO। याद रखना, याद रखना। समझ में आया, डाइल्यूट तो NO, समझ में आया, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड तो NO2। समझ में आया, यही रिएक्शन, यही रिएक्शन। बैलेंसिंग तो खैर ठीक है, बैलेंसिंग आपको आ जाएगी, उसका मेथड भी मैं सिखा देता हूँ। तो देखिए कैसे आप बैलेंस करोगे, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आप रिएक्शन लिख लो, Cu प्लस HNO3 gives CuNO3 twice प्लस NO2 प्लस H2O। ये देखिए एकदम बकायदे ऐसे ही रिएक्शन है।
ठीक है। अब सबकी स्टेट भी लिख लो, ये क्या होगा सॉलिड, ये क्या होगा एक्वस, एक्वस मतलब पानी है इसके अंदर, ये क्या है सॉलिड है, ये क्या है गैस, और ये प्योर लिक्विड है। आया समझ में? तो सबसे पहले आप क्या करो, आप देखो यहाँ पे NO3 कितना है, NO3 कितना है। ओके, यहाँ पे N का नंबर 2 है और यहाँ पे O का नंबर भी, N का नंबर 2 है और यहाँ पे N का नंबर 1 है। ठीक है, तो पहले ऑड को आप इवन बना लो। तो अगर आप ऑड को इवन करते हो तो इसे 2 लिख लीजिए। ठीक है, तो N के नंबर टोटल कितने हो गए अब 4, तो यहाँ पे 4 लिखिए। ठीक है, ये देखिए अब कॉपर कितना है, एक ही कॉपर है। तो अब जरा देखिए ऑक्सीजन के नंबर कितने हो गए, 4 3 ज़ा 12, तो 3 2 ज़ा 6, 6 और 4 10, और यहाँ पे अगर आप 2 लगा दें तो ये देखिए हो गया बैलेंस रिएक्शन। देख लीजिए, ये देखिए आ समझ में, आसान है इसको बैलेंस करना। ठीक है, पहले आपको करना क्या होता है, ऑड को इवन करना होता है। ठीक है, तब रिएक्शन क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। अब जरा देखिए डाइल्यूट है और NO बनेगा, चलिए इसे भी हम लोग लिख लेते हैं और बैलेंसिंग सिखा देता हूँ। Cu प्लस HNO3 गिव्स CuNO3 ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O। अब जरा देखिए यहाँ पे ये ऑड है तो इसके पहले 2 लिख लीजिए। कितने NO2 हो गए, कितने N हो गए, तो जो 4 हो गए, देखिए यहाँ पे 4 हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन का नंबर देखिए 12 और यहाँ पे कितना हो रहा है। पहले हाइड्रोजन को देखिए सबसे लास्ट में बैलेंस करना होता है। सबसे पहले आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो कुछ भी होता है ना उसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये कॉपर हो गया, NO3 ट्वाइस, तो ये NO3 ट्वाइस है मतलब क्या, N इसमें 2 हो गए, इसकी बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए, क्योंकि ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई होता है, बट कॉपर एक ही होगा, हाँ याद रखना। अब इधर देखो 2 N हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए, तो टोटल N कितने हो गए, इधर 2 इधर 2, टोटल N हो गए 4, तो ये हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 4 3 ज़ा 12 ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पे देखिए 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, ये टोटल 8 और ये एक 9 हो रहा है। और अगर इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा 10, बराबर। लेकिन अगर आप देखो तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ज़रा देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता है हमारा काम, या फिर हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। तो इसे 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा कुछ 8, फिर इसके आगे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको ट्राई और एरर मेथड से करना है। ठीक है, या फिर सिंपली याद कर लो इसे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे भी 2 आ गया, और ये कितना हो जाएगा, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, और ये कितना हो जाएगा 4। अब हाइड्रोजन का नंबर तो 8 हो गया, कॉपर भी 2 बैलेंस है, लेकिन नाइट्रोजन अब कितने हो गए, 2 2 2 ज़ा 4 4, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। मेन देखना है ऑक्सीजन को, तो अब इसमें देखिए ऑक्सीजन कितना है। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का जो नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड में 24 है, 8 3 ज़ा 24 होता है, बोलो हाँ या ना। अब राइट साइड में देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, राइट साइड में देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 ज़ा 6, ये देखिए ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे और फिर आगे 2 है, तो 6 इंटू 2 12 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 4, और यहाँ पे कितना हो गया ऑक्सीजन 4, तो 12 4 16 और 20 अभी भी बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। आया समझ में साथियों? तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉपर के आगे 3 लगा के कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे कॉपर के आगे 3 लगाया, क्यों मैंने कॉपर के आगे 3 लगाया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के आगे नंबर को चेंज करूँगा तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे 9 लिखूँ तो 9 3 ज़ा 27, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है, तो उसे बड़ा नहीं करना चाहिए। समझ में आया? जो बैलेंस नहीं हो रहा है उसके नंबर को कभी ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब वापस बैलेंस करते हैं। अब ज़रा देखिए, तो कॉपर कितना हो गया 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। अब हाइड्रोजन कितना है, उतना ही। नाइट्रोजन का नंबर देखिए कितना हो गया 3, ये 2 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे 2। अब ज़रा देखिए ऑक्सीजन के नंबर यहाँ पे लेफ्ट में कितना आ जाएगा, 8 3 ज़ा 24, और यहाँ पे देखिए 3 2 ज़ा 6,
6 3 ज़ा 18, ठीक है, और यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन और यहाँ पे 4, तो देखिए हो गया बैलेंस। तो ये जो मैंने मेथड यूज़ किया दोस्तों, ये है हिट एंड ट्रायल मेथड। ये रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। 101% बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब कॉन्सेंट्रेटेड तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब डाइल्यूट तो NO। आगे देखिए एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया इज हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। हाईली कोरोसिव मतलब क्या? हाईली कोरोसिव मतलब क्या होता है? ऐसे जैसे अगर आपके स्किन पे ऐसे गिर गया तो आपको बहुत ज़्यादा खुजली होगी और रैशेज़ आ जाएँगे। क्या आ जाएँगे स्किन पे? रैशेज़। जैसे नहीं कि आप नाखूनों से ये खुजली करते हो या खुजा देते हो तो वहाँ पे रेड पैचेज़ बन जाते हैं, तो वही बोला जाता है। हाईली क्या होता है? कोरोसिव होता है। और फ्यूमिंग, फ्यूमिंग मतलब अगर नाइट्रिक एसिड ऐसे रखा हुआ है तो इसमें से ऐसे वेपर आती रहती है। समझ में आया? सिर्फ फ्यूम्स आते रहती है, फ्यूम्स। समझ में आया? इट इज़ वन ऑफ द few reagent which can dissolve the noble metals like gold and platinum। मतलब एक्वा रेजिया एक ऐसा मिक्सचर है नाइट्रिक एसिड और HCl का। किसका? HNO3 का और HCl का एक ऐसा मिक्सचर है जो कि नोबल मेटल से रिएक्ट कर लेता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? नोबल मेटल क्यों बोलते हैं इसको? नोबल मतलब जो सबसे अलग है। नोबल मतलब क्या? जो सबसे अलग है। गोल्ड और प्लैटिनम किसी से रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? नोबल कहते हैं। आया समझ में? गोल्ड और प्लैटिनम। आगे चल के देखा गया कुछ गैसेस भी ऐसी हैं जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, तो उसे क्या कहा गया? नोबल गैसेस। अब जरा देखिए, एक्वा रेजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। एक्वा रेजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन 3:1। अब देखिए इसमें बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं कि 3 किसका लेना है और 1 किसका लेना है, तो पहले आप दोनों के फॉर्मूले लिख लीजिए। अब ज़रा देखिए, जिसमें 3 है उसको 1 दे दीजिए और जिसमें 1 है उसको 3 दे दीजिए। देखिए, HNO3 में ऑलरेडी 3 है तो उसे 1 दे दीजिए और HCl में दोनों H भी 1 है, Cl भी 1 है तो उसे 3 दे दीजिए। तो HCl कितना? 3 और HNO3 कितना? 1। तो याद रखिए हमेशा HCl होता है 3 के प्रपोर्शन में और HNO3 होता है 1 के प्रपोर्शन में। अब ये 3:1 क्या है? तो मान लीजिए अगर आप 100 ml, आप 100 ml एक्वा रेजिया बना रहे हो, तो उसमें 30 ml HCl होगा। ओके, और 30 ml HCl होगा। 3:1 मतलब ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे जो HCl होगा वो 75 ml होगा और 25 ml HNO3 होगा, क्योंकि आप 100 ml बना रहे हो ना, तो ऐसे समझ में आया? तो 75 ml क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा और 25 ml क्या हो जाएगा? HNO3, क्योंकि 3 प्रपोर्शन किसका है? HCl का है और 1 प्रपोर्शन किसका है? HNO3 का। और अगर आप 10 ml बना रहे हो, ओके, 10 ml बना रहे हो तो 7.5 ml HCl का होगा और 2.5 ml किसका होगा? 2.5 ml HNO3 का। चलिए आगे देखते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट ऑफ अदर मेटल। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट ऑफ अदर मेटल। ओके, मतलब एक मेटल को दूसरे मेटल के सॉल्ट से रिएक्ट कर रहा है। ये देखिए एपरेटस दिया आपको यहाँ पे, कॉपर वायर, आयरन नेल, बीकर एंड बिग टेस्ट ट्यूब। देखिए यहाँ पे कॉपर वायर किसकी तरह काम करेगा? मेटल की तरह। और आयरन नेल भी क्या है? एक मेटल का ही सोर्स है, ठीक है। और उस आपने क्या लिया है? एक्वस सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या होता है? FeSO4। देखिए फेरस कब यूज होता है? जब आयरन +2 स्टेट में होता है। आयरन का जो ऊपर जो चार्ज होता है ना वो +2 होता है। एंड कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4। अब जरा इस डायग्राम को एकदम अच्छे से देखिए। ये डायग्राम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपको नेमिंग के लिए ये पूछ लिया जाए या फिर एक्सप्लेन करने को भी पूछ लिया जाए। ये कॉर्क है, रबर से बना होता है। उसके बाद यहाँ पे थ्रेड, ये क्या है? थ्रेड। थ्रेड किस लिए यूज हुआ है? थ्रेड से हम लोग नेल्स को अंदर डिप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ये पूरा जो देख रहे हैं ना, ये बाकड़ा जिसको अपन बोलते हैं, ऐसे ये पूरा टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। ओके, अब देखिए ये कॉपर वायर है और उसको डिप किया गया FeSO4 सोल्यूशन में। इसको कॉपर को किस में डिप कर दिया गया? FeSO4 में। और ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें कौन सा है? आयरन नेल है और आयरन नेल को किस में डाला गया है? CuSO4 सोल्यूशन में। तो आपको दोनों टेस्ट ट्यूब को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। ओके, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे FeSO4 का सोल्यूशन स्लाइटली कलरलेस है और यहाँ पे देखो तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू है। क्या है? ब्लू। अब ये ब्लू क्यों होता है ये तो आप चल के आगे अपने हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे 11th-12th में, बट फिलहाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो इनके बीच का रिएक्शन है। समझ में आ रहा है? अगर आप देखोगे तो सेल सेकंड वाले टेस्ट ट्यूब में, इस वाले टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन नहीं होता। मैं वापस बता देता हूँ, ये जो टेस्ट ट्यूब है राइट साइड वाला,
जिसमें आपने कॉपर नील डाली है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता, रिएक्शन यहाँ पे होता है। अब ऐसा क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है, तो मैं आपको सिंपली बताऊं तो होगा क्या इसमें, ये जो Fe है ये कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर लेगा और ये बना देता है FeSO4 प्लस Cu। अब देखिए इसमें क्या किया, आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया उसके सॉल्ट से, क्योंकि आयरन रिएक्टिविटी में कॉपर से ज़्यादा अच्छा है। आयरन जो है वो कॉपर से रिएक्टिविटी में ज़्यादा अच्छा है, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, किस में से, कॉपर सल्फेट में से, और खुद का सॉल्ट बना लेगा, खुद का सॉल्ट बना लेगा। और यहाँ पे कौन बाहर आ गया, कॉपर बाहर आ गया। तो याद रखना, जो भी स्ट्रांग होता है ना वो वीक को डिस्प्लेस कर देता है, जो भी स्ट्रांग होता है वो वीक को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि मान लीजिए अपनी इंडियन टीम में, उसमें पहले बहुत सारे प्लेयर थे, फिर बाद में विराट कोहली आए, तो विराट कोहली जब अंदर आए तो किसी को बाहर तो जाना पड़ेगा, क्यों बताओ, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्लेयर है वो फिक्स है। ये सॉल्ट में भी एक आएगा तो एक जाएगा, तो जो रिएक्टिविटी है आयरन की वो कॉपर से ज़्यादा है, इसीलिए आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। लेकिन दूसरा रिएक्शन दैट इज Cu प्लस FeSO4 विल देयर विल बी नो रिएक्शन। अगर सिंपल मैं बोलूँ तो कॉपर Fe को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी जो है ना वो कॉपर की Fe से कम है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन कराए गए और फिर देखा गया कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सबसे कम रिएक्टिव है, और फाइनली एक सीरीज बना दी गई जिसे कहा गया रिएक्टिविटी सीरीज। क्या कहा गया, रिएक्टिविटी सीरीज कहा गया। क्या कहा गया, रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप मोस्ट पे मोस्ट रिएक्टिव मेटल आएंगे, ऊपर सबसे कौन आएगा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, जैसे लिथियम, पोटाशियम, बेरियम, ये सब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, आपकी टेक्स्ट बुक में सब दिया गया है। और बीच में कौन आएंगे, मॉडरेट, और लास्ट में कौन आएंगे, लीस्ट रिएक्टिव। समझ में आया? तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज हमें इस चीज़ के बारे में बताती है कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल सबसे कम रिएक्टिव है या बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। और ये सब कैसे पता चलता है, उनको आपस में रिएक्ट करा के। समझ में आया, मेटल लो और मेटल को सॉल्ट, दूसरे मेटल के सॉल्ट से रिएक्ट कराओ, अगर रिप्लेस हो गया तो वो फिर मेटल जो है वो रिप्लेस कर रहा है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, किससे, जिससे जिसको उसने रिप्लेस कर दिया। आया समझ में, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल देखा कि जो आयरन था उसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, लेकिन कॉपर आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसका मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में मेरे भाई आयरन ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है। चलिए आगे देखते हैं। वी हैव सीन दैट रिएक्टिविटी ऑफ ऑल मेटल्स इज नॉट सेम। सारे मेटल की रिएक्टिविटी सेम नहीं है। ऐसा क्यों, हर एक मेटल में नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग है, तो हर एक का रिएक्टिविटी अलग है। However, the reagents oxygen, water and acids are not useful to determine the relative reactivity of all the metals। मतलब आप सिर्फ ऑक्सीजन, वाटर और एसिड से नहीं डिसाइड कर पाओगे कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और किसकी कम है। एज ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद देम, क्योंकि सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते। ऐसा, हाँ सब रिएक्ट करते तो हम लोग डिसाइड कर पाते कि भैया ये ज़्यादा रिएक्ट करता है और ये कम रिएक्ट करता है। आया समझ में? द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ अदर मेटल सर्व्स दिस पर्पस। मतलब आप मेटल ले लो और उसको एक दूसरे मेटल के सॉल्ट से रिएक्ट कर लो, अगर मेटल का सॉल्ट बन गया और दूसरा यहाँ से सॉल्ट से मेटल बाहर आ गया, तो इसका मतलब ये मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, जो सॉल्ट के अंदर मेटल है। और इससे हमको पता चल जाएगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है मेरे दोस्त और कौन सा कम है। आगे देखिए, इफ़ अ मेटल A displaces a metal B from the solution of its salt, then it means that the metal A is more reactive than metal B। अब यहाँ पे देखिए, ये A मेटल है और ये B का सॉल्ट है, फिर फाइनली क्या हो जाता है, A का सॉल्ट बन जाता है और B बाहर आ जाता है। इसका मतलब क्या, A की रिएक्टिविटी B से ज़्यादा है। और याद रखना, ये सॉल्ट है ना, सोल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए। कौन से फॉर्म में होना चाहिए, सोल्यूशन, मतलब सॉल्ट पानी के अंदर डिजॉल्व होना चाहिए, तभी ये सब कुछ हो पाएगा। सॉलिड स्टेट में ये रिएक्शन नहीं होगा। आई मेरी बात समझ में साथियों, आया समझ में? आगे देखिए, मेटल ए और ये सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी।
सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए बन गया और मेटल बी बाहर आ गया। इसका मतलब क्या कि ए ज़्यादा रिएक्टिव है और बी लेस रिएक्टिव है, या फिर ए ज़्यादा अच्छा मेटल है और बी इतना अच्छा मेटल नहीं है। रिएक्टिविटी में मैं बात कर रहा हूँ, समझ में आया। और प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी वही थियरी चलती है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। जैसे एक लायन होता है ना, यंग लायन, वो दूसरे लायन की टेरिटरी में जाता है, दूसरे लायन की टेरिटरी में जाता है जो थोड़ा सा ओल्ड है। और पता है ना, ओल्ड लायन जो है वो अपनी शेरनियों के साथ रहता है। तो ये जो यंग लायन है ये क्या करता है, उस ओल्ड लायन से लड़ता है, उसे हटा देता है और फिर उसकी टेरिटरी को खुद को बना लेता है। तो ये यंग लायन है, ये यंग लायन है अकेला, और ये ओल्ड लायन की पूरी टेरिटरी है उसकी शेरनियों के साथ। यंग आयन या यंग जो लायन है वो ओल्ड आयन की टेरिटरी में आता है, उसको बाहर फेंक देता है और खुद का राजपाट बना लेता है और शेरनियों के साथ अपना परिवार बसा लेता है। बस यही है। तो इसके पीछे की जो थियरी है वो मैंने आपको बता दिया। जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ना, एकदम सुपर फेंटाबुलास्टिक फैंटास्टिक है। अगर आपको अच्छा लगे तो साथियों ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, ठीक है? क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आंसर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन इन द प्रीवियस एक्टिविटी 8.4, विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, कॉपर और आयरन? नो डाउट आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। In the previous activity, iron has displaced copper from copper sulfate. It means that metallic iron is more reactive than metallic copper. तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ऐसे ढेर सारे मेटल लिए और ढेर सारे मेटल के सॉल्ट लिए और सबको आपस में रिएक्ट करके देखा तो उन्हें मिल गया रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये देखिए, ये मोस्ट रिएक्टिव है। समझ में आया? ये क्या है? मोस्ट रिएक्टिव। ये सबसे रिएक्ट करते हैं, वाटर से भी रिएक्ट करेंगे, एसिड से भी रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करेंगे, सबसे रिएक्ट करेंगे। समझ में आया? और ये सिर्फ और सिर्फ किससे रिएक्ट करेंगे? एसिड्स के साथ और ऑक्सीजन के साथ। ये जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, वाटर के साथ नहीं करते। और ये देखिए, ये इनका देखिए, ये तो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और ये लीस्ट रिएक्टिव है। क्या है ये? लीस्ट रिएक्टिव। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम, फिर सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी एंड सिल्वर। इसे आपको याद करना है। आया समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपको 100% इस पे क्वेश्चन आएगा। अगर आपको इसका निमोनिक चाहिए, निमोनिक मतलब याद रखने का तरीका, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको निमोनिक मिल जाएगी। समझ में आया? सर आप अब भी क्यों नहीं बता दे रहे हो? क्योंकि मुझे वही बच्चे चाहिए जो सच में पढ़ने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि बाद में हम उनका क्या लेंगे? डाउट सेशन, लाइव सेशन रखेंगे और डाउट क्लियर करेंगे। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड द रिएक्टिविटी सीरीज बाय डूइंग मेनी एक्सपेरिमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बताया ना, उन्होंने ढेर सारे मेटल लिए, ढेर सारे सॉल्ट लिए और रिएक्ट करके देखा कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज। जो टॉप पे हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जो बॉटम पे है वो सबसे कम रिएक्टिव है। अगर उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? टॉप पे लीस्ट रिएक्टिव और बॉटम पे मोस्ट रिएक्टिव। दोनों तरह से आप रिएक्टिविटी सीरीज को दिखा सकते हो मेरे भाई। मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव या फिर लीस्ट रिएक्टिव टू मोस्ट रिएक्टिव, दोनों तरीके सही है। Metals are divided into following group according to their reactivity: highly reactive metal, moderately reactive metal and least reactive metal। वो तो चित्र से ही दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल्स। नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अरे भैया, इसीलिए तो उसे नोबल कहते हैं। अरे हाँ सर, हमें भी पता है, नोबल मतलब जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। आया समझ में? So far, we have seen from the reaction of metal that cations are found by oxidation of metal। अभी तक हमने क्या देखा? जैसे Fe था, पहले यहाँ पे फ्री था, बट बाद में इसने क्या बना दिया? FeSO4। किसके साथ रिएक्ट करके? कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे Fe से क्या बन गया? +2। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे +2। मतलब पहले 0 था फिर +2 हुआ। कैसे +2 हुआ? Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। Fe +2 इलेक्ट्रॉन। तो Fe 0 से +2 आया तो वो ऑक्सीडाइज हुआ। याद रखना, जब भी कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन देती है, लूज करती है, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइज, और जब भी वो इलेक्ट्रॉन लेती है तो उसे हम कहते हैं रिड्यूस। आपको एक ट्रिक दे देता हूँ जिससे आपको कभी तकलीफ नहीं होगी ये सब कुछ याद करने में।
आप हमेशा ऑयल रिग याद रखना। क्या याद रखना है आपको? ऑयल रिग। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज loss of electron. Okay, now what is reduction? Reduction is gain of electron. reduction क्या है? gain of electron। हमेशा याद रखना है, ऑयल रिग। क्लियर? आप कभी भूलोगे नहीं। If we look into the electronic configuration of some metal and non-metal, it will be seen that a driving force behind the reaction to attain the electronic configuration of nearest noble gas with the complete octet। अब ऐसा क्यों होता है? कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है, कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करता है? तो हमने देखा कि नॉन मेटल चाहता है कि वो नोबल गैस जैसा बन जाए। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम है, वो 2 8 1 होता है, तो ये वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 8 बन जाता है। और ये किसका है? आर्गन का। आर्गन का 2 8 होता है। समझ में आया? तो ये जो इलेक्ट्रॉन लेगा, मान लीजिए फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। फ्लोरीन क्या होता है? 2 9, तो ये 7, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद फ्लोरीन हो जाएगा 2 8। तो ये देखिए, ये भी आर्गन जैसा हो गया। तो सबको स्टेबल बनना है। स्टेबल मतलब न्यूट्रल, जो रिएक्ट नहीं करता। आया समझ में? मेटल डू दिस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स while नॉन मेटल डू दिस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है। और मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ नोबल गैस बिंग कंप्लीट दे आर केमिकली इनर्ट। देखिए, नोबल गैस का आउटर मोस्ट शेल आप किसी का भी ले लीजिए, हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हीलियम में डुप्लेट रूल चलता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए सिर्फ। समझ में आया? और बाकी सब में 8 चाहिए होते हैं। इज दैट क्लियर? बाकी सब में क्या होते हैं? 8 चाहिए रहते हैं। जैसे आप किसी का भी ले सकते हो, हीलियम लोगे तो उसका तो 2 ही चाहिए। क्यों? के शेल होता है उसके पास सिर्फ, और के शेल की कैपेसिटी सिर्फ 2 होती है। फिर उसके बाद कौन आता है? नियॉन आता है। तो वो कितना हो जाएगा? 8 2 8। ओके, मैं माफ़ी चाहूँगा बच्चों, यहाँ पे मैंने शायद सोडियम का आपको बोल दिया कि 2 8 लूज़ करने के बाद वो आर्गन जैसा बन जाएगा। जी बिल्कुल नहीं, वो 2 8 बनाने के बाद नियॉन जैसा बनेगा। समझ में आया? वो गलती से मन भटक जाता है ना। ओके, मन को किसी को दे दो तो फिर मन नहीं भटकेगा। अरे सर, क्या कहना चाहते हो? समझ गए तुम लोग? हीलियम, नियॉन, आर्गन। आर्गन कितना हो? 18 2 8 8। समझ में आया? उसके बाद क्या आता है? क्रिप्टेन 2 8 18 8। समझ में आया? ऐसे you have seen in the last standard that the ionic compound sodium chloride is formed as a sodium metal gives away 1 electron while non-metal chlorine takes up 1 electron। सोडियम क्या होता है? 2 8 1। क्लोरीन क्या होता है? 2 8 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो 2 सोडियम लेंगे, तो ये बन गया आयनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि आयन्स है इसमें, Na+ और Cl-, और इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। अब आगे देखिए, आगे जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो अब ये एक नया कंसेप्ट है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप साथियों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं आगे की वीडियो के लिए। तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।